ड्रैगन फ्रूट कितनी शक्तिशाली बनेगी ये पूरी तरह मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर था। अगले ही क्षण मैंने हॉकी जीनियस चुन लिया। तुरंत 3 कलर हॉकी मेरे भीतर जाग उठी। काली ऊर्जा की एक पतली परत मेरी मुठियों पर चढ़ गई। यह आर्मामेंट हॉकी थी। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स खर्च करके 5 वाटर मीट खरीदे जो तेजी से स्टेमिना रिकवर करने वाला फूड था और लड़ाई में लंबे समय तक टिकने में मदद करता था। पर्सनल पैनल सिर्फ स्टेटस स्क्रीन नहीं थी बल्कि कम्युनिकेशन डिवाइस भी थी। अपोकलिप्स में जब मानव सभ्यता टूट गई थी तब लोग इसी पैनल के कम्युनिकेशन फंक्शन से संपर्क बनाए रखते थे। इसमें अलग अलग चैनल्स भी बने हुए थे और बहुत से लोग पहले ही बातचीत शुरू कर चुके थे। तभी घोषणा हुई, स्पेस कनेक्शन समाप्त होने वाली है। भविष्य में केवल विचार करते ही डिवाइन स्पेस में प्रवेश किया जा सकेगा। मेरी आंखों के सामने फिर अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस अपने शरीर में था। चारों ओर अनगिनत ज़ॉम्बीज और घबराए हुए छात्र शिक्षक मौजूद थे। मैंने तुरंत एक वाटर मीट मुंह में ठूंस ली और तेजी से खाते हुए स्कूल गेट की ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे अचानक खतरे का एहसास हुआ। मैंने तुरंत अपना शरीर एक ओर घुमा लिया। जिस जगह मैं खड़ा था वहां अगले ही पल जमीन फट गई और एक स्केलेटन आर्म बाहर निकल आई। बहुत से लोग सोच रहे थे कि शहर छोड़कर किसी सुनसान जगह चले जाएंगे और किसी तरह जीवित रहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब इस दुनिया में 1 इंच भी सुरक्षित जमीन नहीं बची थी। इसी दौरान रास्ते में चल रही कारों के रेडियो पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लगातार बज रहा था। यह राष्ट्रीय आपातकालीन सूचना है। सभी नागरिक शांत रहें, अपने घरों के अंदर रहें और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। हमारी सेना पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। रेडियो पर आगे घोषणा हुई, हमारी बायोलॉजिकल लैबोरेटोरीज भी एंटीडोट विकसित करने में लगी हुई हैं। कृपया शांति बनाए रखें और घबराहट में कोई गलत कदम न उठाएं। लेकिन मैं जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह है। ज़ॉम्बी वायरस की पहली लहर हवा के जरिए फैलती थी और जिन लोगों की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होती थी वे सबसे पहले संक्रमित होते थे। इसी वजह से हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स संक्रमण के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद वायरस का मुख्य संक्रमण तरीका ब्लड ट्रांसमिशन बन जाता था। ऐसी स्थिति में सेना के जवान जिनकी फिजिकल फिटनेस सबसे अच्छी होती थी उनके संक्रमित होने की संभावना बहुत कम रहती थी। इसलिए अपोकलिप्स की शुरुआत में मिलिट्री अभी भी कुछ हद तक प्रभावी रहती थी, लेकिन मैं जानता था कि यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अगर सेना तेजी से ज़ॉम्बीज को खत्म करना चाहती तो उसे गन्स और अन्य फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलते। पॉइंट्स के बिना वे मजबूत नहीं बन सकते थे। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज लगातार विकसित होते जाते और आखिरकार ऐसे स्तर पर पहुंच जाते जहां सामान्य फायर आर्म्स भी उनके सामने बेअसर हो जाती। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज मजबूत होते सेना कमजोर पड़ती जाती और समाज का पतन तेजी से होने लगा। इसलिए इस अपोकलिप्स में असली उम्मीद सिर्फ एक ही थी, हर इंसान को योद्धा बनना होगा और खुद ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा। यह एक ऐसी सर्वाइवल कंपटीशन थी जिसमें केवल योग्य और शक्तिशाली लोग ही आगे बढ़ सकते थे। मेरी कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। रास्ते में अगर कोई ज़ॉम्बी सामने आ भी जाता तो मैं ब्रेक लगाने की बजाय उसे सीधा टक्कर मारकर आगे निकल जाता। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से मेरी छोटी बहन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, भैया आप कहाँ हो? बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, बहुत डर लग रहा है। मैंने तुरंत पूछा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मम्मी पापा ठीक है ना? उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, मम्मी ने आपकी बात मानकर पहले ही छुट्टी ले ली थी और मुझे स्कूल से घर ले आई थी। पापा अभी हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऑफिस लॉक कर लिया है और फिलहाल सुरक्षित हैं। भैया आप तो सचमुच भविष्यवक्ता निकले। अगर आपने मम्मी को जबरदस्ती छुट्टी लेने के लिए न कहा होता तो शायद हम अभी बाहर ही मर चुके होते। पिछले 1 महीने से मेरी बहन औचिंग बहुत हैरान थी क्योंकि मैं हर दिन बड़ी मात्रा में डेली नेसेसिटीज घर भेज रहा था। जब भी परिवार पूछता कि इतना सामान क्यों जमा कर रहा हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से। असल में मेरे पास कोई पैसा नहीं था। सिर्फ 1 महीने में इतना कमाना भी असंभव था। लेकिन जब अपोकलिप्स आने ही वाला था तो मुझे कर्ज लेने से डरने की क्या जरूरत थी। मैंने लगभग हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन ले लिया था। अगर माता पिता को समझाने की समस्या न होती तो शायद मैं घर तक गिरवी रख देता। हालांकि डिवाइन स्पेस के मौजूद होने के कारण बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जमा करने की जरूरत भी नहीं थी। यह सामान सिर्फ इमरजेंसी के लिए था। हम बात ही कर रहे थे कि सामने एक लग्जरी कार अचानक रास्ते में कूद पड़े ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश में पलट गई। उसी पल एक भयानक चेन कलिजन शुरू हो गई। पीछे आ रही कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं और कुछ ही सेकंड में सड़क पर तबाही मच गई। कई लोग वहीं मारे गए, लेकिन मैं पहले से जानता था कि ऐसा होगा। अब रुकना संभव नहीं था। मैंने तुरंत अपना बैकपैक और बेसबॉल बैट पकड़ा, एज़्योर ड्रैगन फॉर्म में बदल गया और कार की छत ओढ़कर सीधे आसमान में उड़ गया। बादलों और धुंध ने मेरे विशाल ड्रैगन बॉडी को ऊपर उठाया और मैं तेजी से आसमान की ओर बढ़ गया। ये चमत्कारी दृश्य देखकर सड़क पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। पहले से भयानक कार एक्सीडेंट अब और भी ज्यादा अराजक हो गया, लेकिन मुझे नीचे हो रहे हंगामे से कोई मतलब नहीं था। मैं सीधे बादलों के बीच घुस गया और अपने घर की दिशा में उड़ने लगा। बीच बीच में मैं बैकपैक से वाटर मीट निकाल कर खाता ताकि स्टेमिना रिकवर होती रहे। मेरी मौजूदा ताकत इतनी नहीं थी कि मैं लगातार लंबे समय तक उड़ सकूं। आखिरकार जब सारी वाटर मीट खत्म हो गई तो मुझे जमीन पर उतरना पड़ा और मैं वापस ह्यूमन फॉर्म में बदल गया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। फिलहाल वहां कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत डिवाइन स्पेस में प्रवेश किया और फिर से 5 वाटर मीट एक्सचेंज कर ली और उन्हें बैकपैक में भर लिया। इस समय मेरे बैकपैक में सिर्फ 5 वाटर मीट और एक थंडर फ्रूट थी। एक वाटर मीट खाने के बाद मैंने दोबारा उड़ान नहीं भरी क्योंकि वाटर मीट स्टेमिना तो रिकवर कर सकती थी, लेकिन अगर लगातार उसी पर निर्भर रहा जाए तो स्टेमिना कंजम्पशन और तेज
तेज हो जाती थी, साथ ही मेंटल फटीग को यह बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकती थी। मैंने मैप खोला और अपनी स्थिति देखी। मुझे किसी हाईवे तक पहुंचना था और वहां से एक व्हीकल हासिल करनी थी। दिशा तय करने के बाद मैं फिर से एज्योर ड्रैगन में बदल गया। इस बार मैं सिर्फ 10 मिनट उड़ा और जल्द ही नीचे एक हाईवे दिखाई देने लगी जहां अनगिनत व्हीकल तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। मेरा लक्ष्य था कोई मजबूत ऑफ रोड एसयूवी ढूंढना। नीचे सड़क पर मौजूद कई लोगों ने आसमान में उड़ते एज्योर ड्रैगन को देख लिया था। तुरंत लोगों ने अपने फोन्स निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसे डिवाइन स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया। दोस्तों, मैंने ड्रैगन देखा है, बहुत बड़ा एज्योर ड्रैगन, कम से कम 10 मीटर लंबा होगा, किसी ने लिखा। दूसरे ने जवाब दिया, ये जरूर काइडो का एज्योर ड्रैगन फ्रूट होगा। पता नहीं किस लकी आदमी को इतनी ताकतवर मिथिकल बीस्ट फ्रूट मिल गई। तभी किसी और ने लिखा, मुझे भी कभी थंडर फ्रूट मिली थी, लेकिन मैंने उसे नकली समझकर बेच दिया। ये मैसेज लिखने वाला वही पीले बालों वाला हुआंग तियंची था। उसे अब पछतावे से खुद को मार लेने का मन कर रहा था। आखिर उसने असली थंडर फ्रूट सिर्फ 1000 रुपए में बेच दी थी। जीजू से यूजो जाने वाले हाईवे के ऊपर उड़ते हुए मैं आखिरकार एक बेहद मजबूत दिखने वाली ऑफ रोड एसयूवी पर नजर टिकाने ही वाला था। मैं नीचे उतरकर राइड लेने की तैयारी कर रहा था कि तभी मेरी नजर सड़क किनारे खड़े एक विशाल पेड़ पर पड़ी। वहां किसी चीज की हल्की लेकिन रहस्यमयी चमक टिमटिमा रही थी। मैंने पहले ही अनुमान लगाया था कि दुनिया में प्रकट होने वाले अधिकांश डेविल फ्रूट जोन टाइप के होंगे। हालांकि मिथिकल बीस्ट फ्रूट्स भी उतने दुर्लभ नहीं थे जितना लोग सोचते थे। आखिर दुनिया की हर संस्कृति और हर सभ्यता में अनगिनत मिथिकल क्रीचर्स, डिवाइन बीस्ट्स और डीमोनिक मॉन्स्टर्स मौजूद थे। उन सभी के आधार पर नई मिथिकल बीस्ट फ्रूट्स जन्म लेने वाली थी। लेकिन भले ही मिथिकल फ्रूट्स की संख्या बढ़ जाए, फिर भी वे सबसे शक्तिशाली फ्रूट्स में गिनी जाती थी। मैंने अपने ड्रैगन क्लॉ से उस चमकती हुई फ्रूट को तोड़ा और उसे पीछे लटके बड़े बैकपैक में रख लिया। जब मेरे पॉइंट्स 1000 तक पहुंच जाएंगे, तब डिवाइन स्पेस में एक नया फंक्शन अनलॉक होगा, डेविल फ्रूट आइडेंटिफिकेशन। उसकी मदद से मैं किसी भी फ्रूट की एबिलिटी पहले से जान सकता था और किसी बेकार फ्रूट को खाने से बच सकता था। हालांकि यह सुविधा बहुत महंगी थी। हर आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरे 1000 पॉइंट्स खर्च करने पड़ते थे। मैं दोबारा उस ऑफ रोड एसयूवी का पीछा करने ही वाला था कि अचानक आगे चल रहा एक बड़ा ट्रक बुरी तरह पलट गया। उसी पल उसके अंदर से 3 ज़ॉम्बीज बाहर निकले और आसपास की गाड़ियों पर हमला करने लगे। लेकिन उस समय किसी के पास रुकने का साहस नहीं था। एक ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया और सीधे ज़ॉम्बीज के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। फिर वह गाड़ी को दाएं बाएं घुमाकर ज़ॉम्बीज को गिराने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत ने तुरंत एक और चेन एक्सीडेंट पैदा कर दिया। मैंने उधर सिर्फ एक नजर डाली और फिर पलटे हुए ट्रक के पास उतर गया। ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदलकर मैंने ट्रक के किनारे को पकड़ लिया और एज्योर ड्रैगन की विशाल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे जबरदस्ती सीधा खड़ा कर दिया। एज्योर ड्रैगन फ्रूट द्वारा दी गई स्ट्रेंथ वास्तव में भयावह थी। इसके बाद मैं ट्रक के अंदर घुसा और खुद उसे चलाने लगा। जब धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वे सभी मेरी ट्रक के पीछे पीछे चल रही हैं। मैंने रियर व्यू मिरर में यह दृश्य देखा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वे मेरे काम में रुकावट नहीं डालते, उन्हें मेरे पीछे आने से कोई समस्या नहीं थी। रास्ते भर बार बार एक्सीडेंट्स होते रहे। मैं समय समय पर ट्रक से उतरता, ज़ॉम्बीज को खत्म करता और सड़क साफ करता। तभी एक मोटा और अमीर दिखने वाला मध्यम उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और बोला, अगर आप मेरी सुरक्षा करेंगे तो मैं आपको जितना पैसा चाहिए उतना दे सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मरोगे। वह आदमी इतना डर गया कि अनजाने में वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उस समय मेरी ड्रैगन फॉर्म और उससे निकल रही किंगली ऑरा उसे ऐसे महसूस हो रही थी जैसे उसके सामने कोई सर्वोच्च शासक खड़ा हो। मेरी हल्की सी कॉन्करर्स हाकी ने आसपास खड़े कई लोगों को डर से जड़ कर दिया। फिर भी मौत का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। एक बेहद खूबसूरत मैच्योर वुमन हिम्मत करके मेरे पास आई। अपोकलिप्स के बीच भी उसने खुद को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हैंडसम, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं। मैंने बिना भाव बदले सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। मैं अभी अपनी ड्रैगन एबिलिटी हटाकर ट्रक में चढ़ने ही वाला था कि तभी एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी तेजी से मेरी तरफ आया। उसने देखा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ तो जल्दी जल्दी बोला, सर, मैंने भी बहुत सारी अपोकलिप्स नॉवेल्स पढ़ी हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आपको बेस बिल्ड करने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी? मेरा नाम लिन कुई है। मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन ताकत बहुत है। मैं एक कॉम्बैट कोच हूँ और निश्चित रूप से आपके काम आ सकता हूँ। मैं रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। ठोड़ी पर हाथ रखकर कुछ देर सोचता रहा। उसकी बात गलत नहीं थी। सिविलाइजेशन और सोशल ऑर्डर जल्द ही पूरी तरह खत्म होने वाले थे। अगर मुझे अपोकलिप्स में लंबे समय तक जीवित रहना था तो मुझे अपना खुद का सेफ बेस बनाना पड़ेगा। ज़ॉम्बीज की ग्रोथ स्पीड बहुत तेज थी। अकेले मेरे लिए हर समय अपने परिवार की रक्षा करना मुश्किल था। जब लिन कुई ने देखा कि मैं सोच रहा हूँ तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने बिना देर किए अपना सामान, अपनी कार और बाकी सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उसे डर था कि अगर उसने एक पल भी देरी की तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। वह इतना सावधान था कि फ्रंट सीट पर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सका। अपनी फिजिकल फिटनेस का इस्तेमाल करते हुए सीधे ट्रक के पीछे वाले कार्गो एरिया में चढ़ गया। लिन कुई की सफलता देखकर बाकी लोगों को भी उम्मीद नजर आने लगी। उन्हें लगा कि मैं पूरी तरह निर्दयी नहीं हूँ। तभी वह अमीर मध्यम उम्र का आदमी फिर कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे बीच में रोक दिया। अगर मैं लोगों को भर्ती भी करूंगा तो किसी को सिर्फ उसके शब्दों पर नहीं चुनूंगा। शुरुआती चरण में एक आदमी ही काफी है और उसकी लॉयल्टी भी अभी साबित नहीं हुई है। उसे समय के साथ परखा जाएगा। तभी वह खूब
खूबसूरत महिला फिर आगे आई और दृढ़ आवाज में बोली, कृपया